हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्लस क्लास बायोलॉजी। आज का अपना कल मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का एक्सपेरिमेंट था, जो कि प्रूफ किया जाता है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आज हम उसी की कड़ी में दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस दूसरे टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंट बाय हर्शे एंड चेस, जो कि एक ट्रांसडक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। और वो भी ये प्रूव करके जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो हर्शे और चेस ने किया था। और कब किया था? तो ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था 1952 में। 1952 में ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने परफॉर्म किया था, जो ये प्रूव करके जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रूव द डीएनए, प्रूव दैट जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए नॉट प्रोटीन। तो इस एक्सपेरिमेंट में इनने क्या क्या किया है? तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इनने दो ऑर्गेनिज्म को काम में लिया है। एक तो टीटूफाज, जो कि एक वायरस होता है, और एक इकोलाई बैक्टीरिया को। एक टीटूफाज है, टीटूफाज ये एक वायरस होता है। बेसिकली अगर आपको मैं वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँ तो जो वायरस की स्ट्रक्चर होती है उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें होती है। एक तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, एक उसका प्रोटीन कोड। सभी वायरसेस में अगर आप उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि वायरस में सिर्फ दो ही चीज़ें होती है। एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और एक उसका होता है प्रोटीन कोड। तो जो यहाँ टीटूफाज है उसमें भी दो ही चीज़ें हैं, एक तो उसका प्रोटीन कोड है और एक उसका डीएनए है। इसका डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और वो उसके हेड में रहता है। इसके अलावा इसके पास में एक टेल भी होती है। इसके पास में इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? एक हेड होती है और एक टेल होती है। हेड में इसका डीएनए भरा हुआ रहता है, और जो टेल होती है वो इसको इन्फेक्शन करने में और किसी जगह पे या फिर बैक्टीरिया के ऊपर स्टेबल होने में हेल्प करती है। और टेल से ही, टेल जो होती है ना, इसकी टेल का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं शीत बोलते हैं, वो इसको हेल्प करता है इंजेक्शन की तरह बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए को ट्रांसफर करने में। जैसे इंजेक्शन की सुई जो टीके को या फिर बोल सकते हैं कि अपनी दवाइयों को ट्रांसफर करती है किसी की भी बॉडी में, वैसे किसी भी बॉडी में अगर ट्रांसफर करना चाहेगा तो वो जो शीत होती है वो ऐसे थोड़ी लचीली होती है और उसको उसके डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। ये इसकी बॉडी होती है, इसमें हेड होता है और टेल होता है। इसकी हेड में इसका हेड में इसका डीएनए भरा हुआ रहता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने क्या क्या किया है? तो एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने जो हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट है वो रेडियो लेबलिंग वाला एक्सपेरिमेंट है। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि उसने डीएनए को लेबल किया, और डीएनए में तो लेबल किया फॉस्फेट को, और प्रोटीन में लेबल किया सल्फर को। तो उसने ऐसा ही क्यों किया कि उसने डीएनए में फॉस्फोरस को ही लेबल क्यों किया और प्रोटीन में सल्फर को ही लेबल क्यों किया? ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन को ही लेबल क्यों किया, वहाँ नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्यों नहीं लेबल किया? तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि इन्होंने डीएनए में फॉस्फोरस को ही क्यों लेबल किया, क्योंकि जो डीएनए बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है तीन चीज़ों से। किस किस से बना हुआ होता है? एक तो नाइट्रोजिनस बेस होती है डीएनए में, एक फॉस्फोरस होती है डीएनए में, और एक होती है शुगर बनी हुई होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजनस बेस बने हुए होते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के। और फॉस्फेट में होती है फॉस्फेट और ऑक्सीजन होती है। फॉस्फेट में क्या होती है? फॉस्फेट और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये हो गया डीएनए का, डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन के अंदर होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें सल्फर भी पाई जाती है। तो यहाँ मैं अगर फर्क बताऊं कि डीएनए और आरएनए के डीएनए और प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या फर्क होता है, तो यहाँ फर्क है इसका और इसका। अगर मैं इन दोनों के अलावा किसी और को लेबल करता हूं, या वो दोनों एक्सपेरिमेंट में किसी और चीज को लेबल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन को लेबल करते हैं तो यहाँ भी नाइट्रोजन है, वहां भी नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन को लेबल करते तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, वहां भी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को लेबल करते तो वहां भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो कार्बन को लेबल करते तो वहां भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है। तो गड़बड़ हो जाती है, पता ही नहीं लिख पाता कि कौन सा वाला प्रोटीन है और कौन सा वाला डीएनए है। ये डीएनए आया है या फिर प्रोटीन आया है, लेबलिंग में से किसका आया है, किसका मॉलिक्यूल अंदर आ गया, ये पता ही नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि कुछ सेपरेशन कि जो दोनों में ही नहीं मिलता हो, कि जैसे डीएनए वाला है वो प्रोटीन में नहीं मिले और प्रोटीन वाला है वो डीएनए में नहीं मिले, जिससे ब्लेंडिंग नहीं हो जाए। तो इससे बचने के लिए इन्होंने डीएनए में तो फॉस्फोरस को लेबल किया P32 रेडियोएक्टिव, एंड सल्फर को किया S35 रेडियोएक्टिव। मैंने डीएनए की जो लेबलिंग है उसको S35 की P32 की लेबलिंग को तो ऐसे दिखाया है यहाँ डायग्राम में, और प्रोटीन की लेबलिंग को ऐसे खाली से दिखाया। ठीक है, अब अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में ये बैक्टीरियोफाज होता है, इसका नाम बैक्टीरियोफाज इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये बैक्टीरिया को खा जाता है। दिस वायरस ईट्स बैक्टीरिया।
ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया बैक्टीरियोफाज, मतलब किलर ऑफ बैक्टीरिया। सीधी सीधी बात ही बोल सकते हैं कि जब ये फाज किसी बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है तो ये अपना डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। कुछ टाइम के बाद में इसकी प्रोजीनीज बनती है उस बैक्टीरिया के अंदर और फिर ये उस बैक्टीरिया को फोड़ के बाहर निकल जाता है। ये काम कुछ ही मिनटों में सफल हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बैक्टीरियोफाज। तो ये काम ये करने वाला, ये काम ये करता है, तो इन्होंने भी यही काम करवाया इससे कि ये जब ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये अगर ऐसा वर्क कर रहा है तो इससे यही वर्क करवाया जाए। तो इनको लेबल करने के लिए पहले इनको ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करवाया गया जिसमें रेडियो एक्टिविटी थी। जैसे अगर P32 लेबल करना है तो मेरे को उस बैक्टीरिया को ऐसी कंडीशंस में ग्रो करना पड़ेगा जो रेडियो एक्टिव P32 वाली कंडीशन में उगा हो, और अगर S35 से लेबल करना है तो उसको ऐसी कंडीशंस में उगाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशंस में ग्रो करना पड़ेगा जो S35 रेडियो एक्टिविटी वाली कंडीशंस हो। तो जब ग्रो करने के बाद में जब इनमें रेडियो एक्टिविटी लेवल हो गई तो इनको इन दोनों वायरसेस को इन्फेक्ट करवाया गया ऐसे बैक्टीरिया से जिनमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इनमें नो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, इन बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। ये कौन सा बैक्टीरिया तो मैंने अभी बताया, ये है ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई बैक्टीरिया। जैसे ही हम इनको वो करवाएंगे, इन्फेक्शन करवाएंगे, तो इन्फेक्शन करवाते ही इन दोनों का डीएनए अंदर आ जाएगा। तो एक तो है P32 लेबल्ड और एक इस वाले का डीएनए लेबल्ड नहीं, इस वाले का प्रोटीन लेबल्ड है। तो प्रोटीन अंदर नहीं आता तो प्रोटीन बाहर रह जाएगा। ठीक है, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो फिर क्या किया गया कि इनकी ब्लेंडिंग कर दी गई। ब्लेंडिंग कर दी गई मतलब इन्फेक्शन का फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के बाद में इनकी ब्लेंडिंग कर दी गई। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि उसको उस मिक्सचर को जोर जोर से हिलाना। जैसे घरों में भी ब्लेंडर होता है तो जो दो पेस्ट है अगर उनको मिलाना है तो अपन ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को खींचते हैं जिससे मिल जाता है। फिर ब्लेंडर को जैसे मिक्सी टाइप का होता है जिससे मिलाते हैं तो दो पेस्ट होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही किया गया है कि ब्लेंडिंग की गई है। ब्लेंडिंग से क्या हुआ कि ये जो वायरसेस इस बैक्टीरिया के ऊपर चिपके हुए थे वो वायरसेस जोर जोर से हिलने की वजह से ये वायरसेस यहाँ से हट गए। तो जैसे ही ब्लेंडिंग हुई तो इस मिक्सर के अंदर क्या क्या गए, एक तो बैक्टीरिया है जिसके अंदर रेडियो लेबल्ड डीएनए है, ठीक है, और ये वायरसेस है जो कि सल्फर से लेबल्ड है और कुछ वायरसेस सल्फर से लेबल्ड नहीं है। तो वायरसेस इस बैक्टीरिया के ऊपर से छूट गए, यहाँ ये चिपके हुए हैं, ब्लेंडिंग से ये छूट गए। नेक्स्ट क्या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये इस मिक्सर में सारे ही मौजूद है तो जब इस मिक्सर का एग्जामिनेशन किया जाएगा तो मेरे को S35 भी दिखेगा, S35 भी दिखेगा और P32 भी एक ही जगह दिखेगा। तो फिर मेरे को इन दोनों को भी सेपरेट करना है, तो उन लोगों को इसको भी सेपरेट करना था। तो इसको सेपरेट कैसे किया जाएगा, तो इन लोगों ने किया इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, वही मिक्सी जैसी प्रोसेस होती है, बट उसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है कि उसमें परखना लगाता है, जिससे क्या होता है कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऊपर आ जाता है और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसमें हल्के पार्टिकल्स कौन है, तो हल्के पार्टिकल्स है वायरसेस। जनरल सी बात है क्योंकि वायरस तो खाली को होता भी, तो वायरसेस हल्के पार्टिकल्स है और बैक्टीरिया जो भारी है, तो भारी वाला बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएगा और जो हल्के पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे। तो भारी वाले को तो बोला है यहाँ पे पैलेट्स, भारी वालों ने क्या बना लिया पैलेट्स, और जो हल्के ऊपर आ गए उसको बोला है सुपरनेटेंट। तो यहाँ दो सेपरेशन हो गए, दो लेयर्स में सेपरेशन हो गया आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, एक तो बैक्टीरिया का और एक वायरस का, कि वायरस के जो कोट्स है वो ऊपर आ गए और जो बैक्टीरिया जो भारी है वो नीचे बैठ गया। देन इन्होंने इसका एग्जामिनेशन किया, तो एग्जामिनेशन में क्या रिजल्ट निकाला, तो एग्जामिनेशन में जब ऊपर वाले सुपरनेटेंट का, जब इस वाले ऊपर वाले इलाके का जब एग्जामिनेशन किया गया तो वहां पता चला कि वहां सिर्फ S35 रेडियो एक्टिविटी पाई जा रही है। कौन सी रेडियो एक्टिविटी मिल रही है उनको, S35 रेडियो एक्टिविटी। और जब नीचे वाले बैक्टीरिया वाले जो पैलेट्स है उनका एग्जामिनेशन किया गया तो उन्हें क्या मिला कि वहां सिर्फ P32 वाली रेडियो एक्टिविटी मिल रही है। कौन सी वाली रेडियो एक्टिविटी मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ P32 रेडियो एक्टिविटी। इससे इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो प्रोटीन कोट है, क्योंकि ये तो प्रोटीन में ही था और प्रोटीन कोट तो बाहर ही रह गया, इसीलिए तो ये ऊपर आ गया ना। नहीं तो अगर प्रोटीन भी अगर अंदर जाता, बैक्टीरिया के अंदर चला जाता तो बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देता अपने को, पर ये दिखाई नहीं देता है। इससे इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रवेश करता है वो क्या होता है, वो वायरल डीएनए होता है। और बैक्टीरिया के अंदर वायरल डीएनए जाने के बाद में ये काम क्या करता है, तो मैंने अभी बताया वायरल डीएनए अगर बैक्टीरिया के अंदर चला गया है तो ये अपनी प्रोजीनी बनाएगा, मतलब अपने जैसे वायरस है इसके अंदर बनाएगा, उसको बोलते हैं प्रोजीनी। तो बैक्टीरिया के अंदर उसका वायरस जाता है और बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए ही प्रवेश करता है और डीएनए प्रवेश करने के बाद में उसकी जैसी अदर प्रोजीनी को बनाता है, जिससे साबित हो जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए से ही दूसरे वायरस का फॉर्मेशन होता है। और यही तो प्रूव करना था
कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग क्या होता है कि वो मटेरियल जो नए जीवों को बना के जा रहा है। प्रोटीन से नए जीव नहीं बनता है, डीएनए से बनता है। तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो नए वायरसेस का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, वो डीएनए से होता है, प्रोटीन से नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है। हेंस दीज साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए के ऊपर ही जीन होते हैं। अब जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे है, किस किस ने परफॉर्म किया है। इसमें मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, सिर्फ समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू। और वीडियो पूरा देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर कीजिए।